सर कोई डाउट वगैरह हो तो बेटा पूछते रहना साथ साथ। अच्छा तुम्हारा वहाँ का गलत चली गई ना मेरे यहाँ आज ना हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बेटा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की। किसकी बात कर रहे हैं? ये बोला कैसा है? देखो इसी छोला उठा रखिए। इसके ना 5 पोर्शन हैं। पहला है बेटा ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, then we have alteration of registered office clause, alteration of object clause, alteration of capital clause, अपनी लेट बढ़ाओ सर अति कौन नहीं कुछ बोल रहे हैं कोई? तो आज हम ना ऑल्टरेशंस की ही बात करेंगे कि कैसे ये हमें ऑल्टरेशन करनी है। मैं एक एक करके बात शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा नेम क्लॉज। क्या करूँगा? क्या मैं इसको दवा करूँगा। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की अगर हम बात करें ना बेटा, तो सेक्शन 13 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर्चा भी मुझे लगता लखनऊ में रख के आए थे। सेक्शन 13 हाँ बात करना था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 पता क्या बोलता है? कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं जेल से मांगेंगे तो उसकी फोटो कहते हैं एमओए ऑल्टर करने के लिए या उस पे दवा require a special resolution and company must file this resolution
with ROC in form अरे ये टॉर हमें दे दो MGT40 क्या दे दे आपको? along with एक मोबाइल मेरा ये है altered MOA। मोबाइल देना यार टांगने वाला। उसकी कॉपी देनी है आपको, ठीक है ना। ऑल्टर्ड MOA की कॉपी आपको लगानी है किसके साथ? रेजोल्यूशन के साथ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं फॉर्म, तो ओरिजिनल तो वैसे भी। व्हाट इज ओरिजिनल, मुझे बताओ। व्हाट डू यू कॉल फर्स्ट वन? MOA इलेक्ट्रॉनिक है, ओरिजिनल किसको बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक केस में देयर इज नो ओरिजिनल, नो डुप्लीकेट। इट कुड बी कॉपी, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, एवरीथिंग इज। मैं एक बात बताऊं, मैंने एक फोटो क्लिक करी आपकी, ठीक है, और उसको कॉपी करके पेन ड्राइव में ले लिया, तो जो पेन ड्राइव वाला है वो ओरिजिनल है, जो मैंने क्लिक किया वो ओरिजिनल है, दोनों ओरिजिनल है, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम सब कुछ है। वो ओरिजिनल डुप्लीकेट वाली जो बात आप बोल रहे हो वो फिजिकल में एग्जिस्ट करती है, जहां पे हाथ से साइन होते हैं, है ना। जहां पे जो हाथ से साइन हुए होंगे हम कहेंगे ये ओरिजिनल है, जो उसका फोटो कॉपी होगा हम कहेंगे ये डुप्लीकेट है। लेकिन ऑनलाइन वाले में ऐसा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 कहता है कि ये जो आपने ऑल्टरेशन करनी है ना, ये तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक एज पर द प्रोविजंस नहीं होगी। मैंने प्रोविजंस में जो जो लिखा है, अगर आपने वो कंप्लाई नहीं किया तो हम मानेंगे कि ये आपकी जो ऑल्टरेशन है ये वैलिड ही नहीं। जा रहे हो क्या? ऑल्टरेशन कौन जाएगा? मैं पिताजी। is not valid until it has been registered in accordance with Act. बिमलो भाई सामने से बिमल भी धर लो, पैसा लगा आपका, जल्दी पहन लो। ठीक है, किसको फाइल करना है आरओसी के पास इलेक्ट्रॉनिकली along with MGT40 INC 33 मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, मैंने आई हैव शोन यू ना INC 33 जो MOA है आपका, तो जो भी आपको ऑल्टर्ड MOA है वो भी आपको उसकी along with MGT14 वो आपको INC 33 भी फाइल करना है आरओसी के पास। बोलो बोलो। वो तुमसे बाद में आई है, तुम उससे टॉपिक पूछ रहे हो। वही मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है, वो बाद में आई है, तुम मुझसे टॉपिक पूछ रहे हो कि कौन सा चल रहा है। अच्छा वो पूछ रहे हो, दिस मेक सेंस। नहीं ठीक है, अब समझ आ रही है मेरे को। अच्छा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 कहता है कि एक ऐसी भी कंपनीज होती है ना, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो कहता है ऐसी कंपनीज के केस में आप जो भी ऑल्टरेशन करोगे उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं हो सकता जिसमें आप मेंबर्स के अलावा किसी को डिविजिबल प्रॉफिट्स में हिस्सा दे सको। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने?
आप रिपीट करो जरा मैंने जो बोला। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ, सिद्धार्थ बोलो। कोई भी ऑल्टरनेट थर्ड पार्टी लोग नंबर नहीं है उसे जो कंपनी ऐसी है जो सिर्फ लिमिटेड बाय करेंगे, उसका शेयर कैपिटल नहीं है। लिखो यहाँ पे, फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर का, ये तो एसेंस था, ये तो बोलना ही था। एनी ऑल्टरेशन, वो कह रहा है इस कंपनी के अंदर अगर आप कोई ऐसा ऑल्टरेशन कर रहे हो, क्या गारंटी दी है उन शेयर नहीं, ऐसा मत बोलो जो मैं आप बोलो ऐसे जो मेंबर्स नहीं है, अदर देन मेंबर्स, अगर आप किसी को डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो तो ऐसी ऑल्टरेशन वॉइड है, कर ही नहीं सकता। तो एनी ऑल्टरेशन गिविंग राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट। और कोई नहीं इसमें क्या? बुरा नहीं। हाँ तो अच्छी ना लगनी ये मैं नहीं बोल रहा, अच्छी सुनो। ये सेक्शन 13 क्लॉज, आपको बेढंगी पहननी है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 बोल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट में कहता है ऑफ कंपनी अदरवाइज देन मेंबर, अदरवाइज देन मेंबर्स के अलावा अगर आप किसी को दे रहे हो, shall be void होगा भैया। इससे बढ़िया मेरी टी शर्ट पे वाले फैन में अलमारी में रखना है। कह रहे हैं अगर आपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं ना किया, आपके चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि ये चेंज हो गया, नहीं नहीं नहीं। अगर आप ये जो प्रोविजंस बताए गए हैं सेक्शन 13 के अंदर, ये स्ट्रिक्टली कंप्लाय करने हैं आपको। इफ यू वांट टू ऑल्टर योर, तो उसकी फोटो भेज दे। अगर आप एमओए ऑल्टर करने के लिए इतने ही इच्छुक हो, इतने ही पॉजिटिव हो, तो फिर ये कंप्लायंस स्ट्रिक्ट करना। क्योंकि अगर ये कंप्लायंस स्ट्रिक्ट नहीं किए, हम ये मानकर चलेंगे आपका ये ऑल्टरेशन कहते हैं नलिटी मतलब नो इफेक्ट, नल एंड वॉइड। सुना है ना आपने, नल एंड वॉइड। नल का मतलब होता है जिसका कोई इफेक्ट, इसका इफेक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। आगे बढ़े, उसको थोड़ी जगह तो दो यार, थोड़ा हल्का सा बाहर हो जाओ। बिल्कुल दीवार में चुनवा दिया उसको। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बात करूं ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। इसमें दो बातें हैं, दो। पहला बेटा चेंज ऑफ नेम, at the instance of company, और दूसरा बेटा चेंज ऑफ नेम on directions of central bank। याद रखना, ये जो हमने चेंज ऑफ नेम किया ना, एट द इंस्टेंस समझते हो? फॉर एन एग्जाम्पल भी होता है, लेकिन ऑन द इंस्टेंस ऑफ कंपनी का मतलब कंपनी की मर्जी पे।
यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल नहीं, यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब कंपनी की मर्जी पे, एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। डिस्क्रिशन वुड बी अ करेक्ट वर्ड। हमने बोला कि सर जहां पर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है ना, हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ नेम। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पड़ी मेरी कंपनी का नाम बदलने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है अपना नाम बदलो। क्यों? अरे हमने तो अप्लाई किया था ना रन में, रिजर्व यूनिक नेम में हमने तो अप्लाई, नाम तो आपने दिया मुझे, नाम तो आरओसी ने दिया ना मुझे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है चेंज करो। क्यों भाई? तो वो रूल्स जो होंगे वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे कि रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे? कोई भी लॉ अगर वो सिविल नेचर का है, मैं नहीं बोल रहा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी लॉ अगर सिविल नेचर का है तो उसको आप प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब आज के बाद। लेकिन मैंने तो पहले अप्रूव करवा लिया था नाम। याद रखना ये चेंज ऑफ नेम नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम है। क्या है? उसके पहले काम हो जाएगा। गलती हो गई, मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था उस समय पे, जिसने अप्रूव किया था उसने ध्यान नहीं किया, नाम अप्रूव कर दिया। बाद में जिस कंपनी के साथ नाम आइडेंटिकल था उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया। सर क्या कर दिया आपने? सर देखो मैं तो 2014 से ये नाम ले रखा, आपने उसको दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ ये तो गलती हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डायरेक्शन देगा नई वाली कंपनी को कि भैया आप अपना नाम चेंज करो। भाई मैं बोल रही हूँ आपको, ऑर्डर दे रही हूँ आपको चेंज करो। तो दिस इज नॉट चेंज ऑफ नेम, rather we should call it a rectification of name, क्योंकि आपका जो नाम था it was identical or similar to a company which was already existing before you came into existence। आपके existence में आने से पहले किसी कंपनी के नाम के साथ आपका नाम मैच कर रहा है, तो जो नई वाली कंपनी है उसको बोला जाएगा कि अपना नाम है। बोलो ना। वो तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट चेंज अलाउ ही नहीं करेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए जाओगे आरओसी के पास, आप बोलोगे देखो ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, उसमें भी तो एमओए बदलना पड़ेगा ना। मतलब फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? आरओसी के पास। आरओसी ऑब्जेक्ट चेंज अलाउ ही नहीं करेगा, वो कहेगा पहले नाम भी चेंज कर। ऐसा थोड़ी, पहले तेरा काम था फाइनेंशियल, तो तूने अपने नाम क्या किया, XYZ फाइनेंसिंग लिमिटेड लिखा हुआ था। अब तेरा काम फाइनेंसिंग का है ही नहीं, तूने ऑटोमोबाइल की कंपनी शुरू कर ली है और अभी भी तेरे नाम में क्या आ रहा है? तो लोग तो मिसलीड होंगे ना, लोगों को तो आप बुद्धू बना रहे हो ना कि भैया हम फाइनेंसिंग का काम करते, जबकि दरअसल आप क्या काम कर रहे हो अभी? ऑटोमोबाइल का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट चेंज अलाउ ही नहीं करेगा ना। आप समझ रहे हो? दैट इज द रीजन फॉर एवरीथिंग वी हैव टू गो टू आरओसी की भैया आप ये चेंज करने। तो चेंज ऑफ नेम पहले। अच्छा, हमने बोला कि सर अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो ना तो आपको एक तो एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई ऐसा है जिसको स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ना बताओ? हाँ, कोई ऐसी महान आत्मा है तो पूछ लो। प्लस कहते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हर केस में नहीं लेना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है आपने इन केस ऑफ कन्वर्जन।
इन केस ऑफ कन्वर्जन, समझते हो? कन्वर्जन समझते हो? सर आप प्राइवेट से पब्लिक में शिफ्ट हो रहे हो या पब्लिक से प्राइवेट में शिफ्ट हो रहे हो, तो मेरे बेटे आपका नाम चेंज होगा ना। पहले आप अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाते थे, अभी आप लिमिटेड लगाने लगोगे, या पहले आप लिमिटेड लगाते थे, अभी आप प्राइवेट लिमिटेड लगाने लगोगे। तो वॉट एवर जो भी आप चेंज कर रहे हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वाला ये वाला चेंज नहीं है, तो फिर खाली एसआर से काम चल जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कन्वर्जन में लेनी है। यहां पे लिख लेना ओनली, ऐसा लिख लेना ओनली इन केस ऑफ कन्वर्जन, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 कह रहा है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम जो ये दिया हुआ है सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 कहता है अगर आपका नेम सिमिलर है या आइडेंटिकल है, किससे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है किसको? टू चेंज की जगह यहां लिखना चाहिए टू रेक्टिफाई द नेम। और बेटा जिस दिन डायरेक्शन दिया, इसके 3 महीने के अंदर अंदर मैंडेटरली कंपनी को चेंज विद इन 3 months ऑफ such direction, company must change name। और याद रखना, ये जो 3 महीने के अंदर कंपनी ने नाम चेंज करना है ना, इसको चेंज करने के लिए क्या एसआर पास करना पड़ेगा? नहीं, हमने बोला ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो मुझे बोला है चेंज करो, नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल यही वाला है। हो सकता है मुझे रेक्टिफिकेशन के लिए जब उसने बोला ना, तो मुझे लगा कि चल यार नाम तो चेंज करना ही है। मैं पहले प्राइवेट कंपनी था, मुझे लगा कि चल अब फिर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। हाँ, तो अब जब ये भी कर रहे हैं तो फिर लगे हाथ ये भी कर लेते हैं, तो मैं कन्वर्जन करने लगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे चेंज करने के लिए बोला इसलिए मैं ये अप्रूवल नहीं लूंगा। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आपको नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोला। ये जो कन्वर्जन है ये तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। बोलो अगर कन्वर्जन नहीं कर रही, दीदी का सवाल है, अगर कन्वर्जन नहीं कर रहे फिर नहीं चाहिए। आगे बढ़े।
आज ना कंप्यूटर का इंटरफेस थोड़ा अजीब अजीब सा आ रहा है, बता नहीं सकते हो। हाँ आज इसका इंटरफेस थोड़ा पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। खैर एनीवे चल रहा है यही गनीमत। हाँ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की बात सुनना, क्या बोलता है ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ना चेंज ऑफ नेम से रिलेटेड बात कर रहा है। अच्छा अभी जो ऊपर हमने ये जो लिखे ना सेक्शंस, ये कॉमन सेक्शंस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिए थे, ये समझे। ये हर, चाहे आप नेम ऑल्टर करो, चाहे आप ऑब्जेक्ट ऑल्टर करो, चाहे आप कैपिटल ऑल्टर करो, चाहे आप लायबिलिटी ऑल्टर करो, एनीथिंग, इफ यू ऑल्टर एनी डैम थिंग, अगर आप एमओए को ऑल्टर कर रहे हो तो ये तो कॉमन सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 11, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिखवा दिया आपको। अच्छा वापस आ रहा है सबसेक्शन 3, पता है क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 कहता है कि जब आपका नेम ऑल्टर हो जाएगा ना तो आरओसी क्या करेगा, अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर ना पुराना नाम काट देगा और नया नाम लिखेगा, और साथ ही साथ वो एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कंपनी को, क्योंकि वो पुराने वाला सर्टिफिकेट पे तो पुराना नाम लिखा होगा, अब आप नए बन गए हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए। जैसे आपका पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, ऐसे ये आपके आईडी प्रूफ्स है ना। कंपनी का आईडी प्रूफ क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सोचो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, बाद में कंपनी ने अपना नाम चेंज करवा लिया ABC लिमिटेड, अब वो ABC लिमिटेड हो गया है, लेकिन जहां पर भी जाती है पर अपना पहचान पत्र कौन सा देती है? XYZ लिमिटेड। तो वो चलेगा क्या? लोग कहेंगे यार क्या नॉनसेंस है, तुम कह रहे हो तुम्हारा नाम ABC लिमिटेड है, इस पे तो लिखा है, हम तो वही मानेंगे जो लिखा है, तुम्हारे कहे पे थोड़ी मानेंगे। तो इसीलिए कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा क्या उसके ऊपर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज हो जाएगी? नहीं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वही रहने वाली है, लेकिन उसमें नाम चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो हमने बोला कि सर आफ्टर चेंज इन नेम ROC will enter new name in register of company and issue a fresh certificate of incorporation indicating new name, है ना। याद रखना ये आपका नेम चेंज तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक ये नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू, नेम चेंज नॉट इफेक्टिव, not effective unless fresh certificate of incorporation is issued. रूल 29 कहता है नेम चेंज इज नॉट अलाउड if
company has failed. देखो बेटा, ये 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों में से किसी एक चीज में भी कंपनी फेल हो गई है ना, तो आपको हम नाम चेंज कब तक? जब तक आप इसको ठीक नहीं करते। जब तक आप फेल हो तब तक हम आपको नहीं दे। हाँ, एक बार आपने इसको ठीक कर लिया फिर कर लो। पहली चीज है फेल टू फाइल। फेल टू फाइल, एक तो एनुअल रिटर्न, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही? यह कहता है फेल्ड टू रीपे, फेल टू पे और रीपे डिपॉजिट्स और डिबेंचर, या फेल टू पे और रीपे इंटरेस्ट देयर। इंटरेस्ट मत नहीं सर, इन डिपॉजिट्स पे कोई इंटरेस्ट ड्यू था या इन डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट ड्यू था, वो इंटरेस्ट ना रीपे कर सकी तो हम कंपनी को नेम चेंज नहीं करने देंगे। कब तक नहीं करने देंगे? Unless the default is made सर, कंपनी ने डिपॉजिट रीपे नहीं किया तो नाम क्यों नहीं चेंज करने दे रहे?